बिजली विभाग की जो एग्ज़ाम है वो अगस्त के सेकंड या थर्ड वीक में होने की संभावना है दोस्तों। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि मंगलवार व संडे को, यानी कि मंगलवार व रविवार के दिन पर्सनली आपको 50 क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। और यह 50 क्वेश्चन वह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें से आपकी एग्ज़ाम में 70 से 80% क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे। ये आपके टोटल मिला के आप देखोगे तो टोटल मिला के आपको 500 क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। कितने क्वेश्चन कराए जाएंगे दोस्तों? 500 क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। इन 500 क्वेश्चन में से 70 से 80% क्वेश्चन आपके सेम टू सेम वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो होंगे आपके वो पूरे माइंड पे आधारित होंगे। अब आप बिल्कुल ध्यान से केंद्रित होकर एक एक क्वेश्चन को समझना दोस्तों। आपके ये 500 क्वेश्चन आपने समझ लिए, तो 500 क्वेश्चन आपने समझ लिए, इसका मतलब आप पूरे की पूरा जो आपका कोर्स है, पूरे की पूरा जो ट्रेड है, आपकी पूरे की पूरी जो सब्जेक्ट है वो सारी की सारी आपकी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्तों, बिजली विभाग में चाहे आपके राजस्थान की बिजली विभाग हो, चाहे वो आपके यूपीपीसीएल यानी कि यूपी की बिजली विभाग हो, सारे बिजली विभागों में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। उसमें सारी चीज़ आपको क्लियर करूंगा कि किस प्रकार के आपसे ज़्यादातर वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन वहाँ पर आप ज़्यादातर आएंगे और किस प्रकार आपको उनका उत्तर देना है। सारी चीज़ मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। उस वीडियो में सारी चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आज अपन मोस्ट इंपोर्टेंटली 20 क्वेश्चनों को हल करेंगे और ये 20 वह क्वेश्चन है जो प्रारंभिक चैप्टर से है। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन में अंकित रहते हैं, यानी कि आपका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, यानी कि किसी भी परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं दोस्तों? उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि उन पर जो नाभिक का बल होता है वो निम्नतम होता है। अब जब उन पर नाभिक का बल निम्नतम है तो सौर है वो जैसे जब वहां से मुक्त हो सकते हैं, इसलिए उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जब भी कोई भी एग्जाम हो, ध्यान रखना, मैं आपको ये सारी की सारी चीज आपको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सारी की सारी चीज कि आप किस प्रकार से सिलेक्शन ले सकते हो, किस प्रकार से आप एक सीट निकाल सकते हो। और ये मत सोचना दोस्तों कि आपको एक पद चाहिए या आपको एक सीट चाहिए, बल्कि ये सोचना दोस्तों कि तुमको एक सीट नहीं चाहिए बल्कि सीट को तुम चाहिए। अगर तुम ये डिसाइड कर लोगे दोस्तों कि सीट को मैं चाहिए, सीट को मैं चाहिए, यदि आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि मेरे को सीट चाहिए, तो जैसे आपने डिसाइड कर रखा है ना दोस्तों, उसी प्रकार और ने भी डिसाइड कर रखा है। तो आप केवल ये डिसाइड करें कि सीट को मैं ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए, मैं ही चाहिए। तो मैं आपको आगे एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, छोटी सी वीडियो बताऊंगा। उस वीडियो में मैं आपको सारी चीज क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं, किस प्रकार उनका उत्तर देना है और किस प्रकार आप अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हो और किस प्रकार के वहां पर क्वेश्चन आएंगे। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, तो पहला क्वेश्चन आपका जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन में अंकित रहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं दोस्तों? जो परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा, जो सबसे बाहर की कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर एक एक करके विकल्प देखो दोस्तों। बैलेंस बैंड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, तो ये वाला विकल्प आपके हो ही नहीं सकता। प्रथम बैंड, जो आपके प्रथम कक्षा है, ध्यान रखना दोस्तों, अब प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, आगे आपकी कई कक्षा हो सकती है। तो जो आपकी ये वाली जो कक्षा है इसको अपन बोलेंगे प्रथम बैंड, और प्रथम बैंड के इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। दूसरा है द्वितीय बैंड, द्वितीय बैंड का मतलब ये वाली कक्षा, तो द्वितीय बैंड के इलेक्ट्रॉन भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। अब है चालक बैंड,
चालक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक इलेक्ट्रॉन का मतलब वह इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं, वह इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं। अब कौन से इलेक्ट्रॉन चलेंगे? जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो यहां पर कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं वही इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आप जब किसी भी क्वेश्चन को ढंग से देखोगे, माइंडली देखोगे, तो 80% क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिनका उत्तर उन्हीं में मिला होता है, यानी कि उन्हीं से निकलता है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो दोस्तों, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? जो चालक इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन है जो चलते हैं। किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं उनको चालक इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? डी वाला, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपके क्लियर है दोस्तों, यानी कि आपके बैलेंस बैंड वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठम, जो भी आपके आगे कक्षा आएगी उन कक्षाओं के बैंड वाले इलेक्ट्रॉन आपके कोई से भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे बाहरी कक्षा वाले होंगे और सबसे बाहरी कक्षा वालों को चालक बैंड बोलते हैं। तो ये आपके क्लियर है दोस्तों। ध्यान से इन सारे के सारे 20 क्वेश्चनों को देख लेना दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 500 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। 500 क्वेश्चन की क्लास होगी, 500 क्वेश्चन आपको डिक्लेयर बताऊंगा मैं आपको। 500 क्वेश्चन में से 70 से 80% क्वेश्चन आपके सेम टू सेम मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला आपके क्लियर हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मानव को सर्वाधिक झटका लगेगा। अब यहां पर ये क्वेश्चन आपके आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये 2015 की जो JBBNL की एग्जाम हुई थी उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, और इस क्वेश्चन को ज्यादातर हल किया था, तो ज्यादातर बंदों ने जो सही किया था वो किया था भीगा शरीर। कौन सा किया था दोस्तों? भीगा शरीर इसको किया था। तो ये बिल्कुल गलत है, ये आपके बिल्कुल गलत होगा। क्यों दोस्तों? देखो, मानव को सर्वाधिक झटका लगता है, तो मैंने आपको बताया था कि झटका जो लगता है दोस्तों, झटका 3 कारकों पर निर्भर होता है। कितने कारकों पर निर्भर होता है? 3 कारक पर। आई पर निर्भर होता है, टी पर निर्भर होता है और बॉडी के अंग पर निर्भर होता है। आई का मतलब करंट कितना बह रहा है, टी का मतलब कितने समय तक वो विद्युत के संपर्क में रहा, और बॉडी का कौन सा भाग संपर्क में रहा। अब देखो, बॉडी के भागों का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो अलग अलग है, और ये मैंने आपको अपने अगले वीडियो में बता दिया था कि कौन से अंग का कौन सा प्रतिरोध है। डिस्क्रिप्शन जो आपके है उसमें सारी की सारी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, तो पहले वो वीडियो देख लेना दोस्तों, उसके बाद ये क्वेश्चनों को आप देखना, ठीक है। तो जो आपके विद्युत झटका है वो करंट पर निर्भर होता है, समय पर निर्भर होता है, और बॉडी के किस अंग को आपके करंट ने छुआ या करंट किस बॉडी पर निकला। अब बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है। अब आपको अच्छी तरह पता है कि प्रतिरोध, ध्यान से सुनना दोस्तों, प्रतिरोध कम होगा तो झटका ज्यादा लगेगा, और प्रतिरोध ज्यादा होगा तो झटका कम लगेगा। अब यहां पर मैंने आपको डिक्लेयर बता दिया था कि जो भीगा शरीर है, भीगे शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 1 किलो ओम होता है। कितना होता है? 1 किलो ओम होता है। पैर के आपके अलग होता है, हाथ के आपके अलग होता है। सबसे कम जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो कान का होता है। किसका होता है? कान का। कान का होता है 100 ओम। कितना होता है? 100 ओम। अब आप खुद ये डिसाइड करो कि जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें झटका ज्यादा लगेगा, या जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें झटका ज्यादा लगेगा। किसमें झटका ज्यादा लगेगा? तो जिसका प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें करंट आपकी ज्यादा जाएगी, और उसमें करंट आपके ज्यादा जाएगी तो शॉर्ट झटका आपके ज्यादा लगेगा। तो इन चारों में से सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? इन चारों में से सबसे कम प्रतिरोध होता है कान का। तो शॉर्ट कान को आपके विद्युत झटका ज्यादा लगेगा। तो इसका उत्तर होगा ए। आ गया समझ में दोस्तों? दूसरा वाला आपके क्लियर है। तीसरा है
1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो ये आपका किताब से है और किताब तो आप सभी पढ़ते हो, तो इसको आसानी से हल कर लोगे। तो इसका उत्तर कितना होगा, कितना होगा दोस्तों इसका उत्तर होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 एम्पियर देखो 1 एम्पियर I बराबर होता है Q/T, I बराबर क्या होता है Q/T। अब यहां पर आपके जो Q है, Q का मतलब है आवेश, Q का मतलब क्या है दोस्तों, आवेश। और आवेश आपके मैंने आपको बता दिया था कि आवेश कैसा होता है, किसी भी धातु पर जब कोई भी अपन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल क्रिया करती है तो वो वस्तु आवेशित हो जाती है। क्या हो जाता है, आवेशित हो जाती है। यानी कि कोई भी आपके धातु ऑब्लिक अधातु होती है, वो फर्स्ट में क्या होती है दोस्तों, फर्स्ट में दोनों की दोनों आपके अनावेशित होती है। जैसे ही अपन इसमें कोई भी क्रिया करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल क्रिया करे या मैकेनिकल क्रिया करे, उनमें आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है, आवेश। अब उस आवेश में अपन बल लगाएंगे तो ये आवेश गतिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेश गतिमान हो जाएगा। तो ये आवेश जो बना है वो किसके कारण बना है, इलेक्ट्रॉनों के कारण बना है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यदि गति करेंगे तो इसका मतलब आपके विद्युत धारा का निर्माण होगा। तो यहां पर 1 एम्पियर विद्युत धारा में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ये वाला। तो यहां पर आपके क्लियर है। कभी कभी दोस्तों यहां पर एक चीज और देख लेना, यहां पर कभी कभी 6.25 को ना देकर 6.26 × 10⁻18 देगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, कभी कभी 6.25 को ना देकर 6.26 × 10⁻18 देगा। तो आपको ये वाला उत्तर करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों देखो जो रियल आपके मान होता है, कभी कभी एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने के लिए उसके निम्नतम जो सबसे जो पास वाला होता है, क्योंकि देखो आपने अब तक किताबों में एक चीज देखी होगी कि बहुत सी चीजों के मान 2-2, 3-3 होते हैं। ठीक है, और एग्जाम में आपके आता है तो एग्जाम में वो 2-2, 3-3 का जो निम्नतम जो जिसके सबसे करीब वाला होता है उसको डाल देता है, और चौथा विकल्प वो डालता है कोई नहीं। तो वहां पर आप बेझिझक होकर कोई नहीं कर देना। लेकिन वो चौथा विकल्प कोई नहीं डालता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में जो आपके निम्नतम होगा वो ही आपको करना पड़ेगा। अब सपोज करो यदि आपके आ जाता है 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाला विकल्प भी आ गया और 6.24 × 10⁻18 वाला भी विकल्प आ गया। ये वाला आपके विकल्प नहीं आया, ये वाला विकल्प आपके नहीं आया। उस कंडीशन में क्या करोगे, उस कंडीशन में आपको 6.26 ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके बिल्कुल स्थायी है। यानी कि 1 एम्पियर में 6.26 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके आ गया समझ में, कोई दिक्कत है यहां पर। विद्युत वाहक बल की शक्ति आरम होती है, विद्युत वाहक बल की शक्ति आरम होती है। यानी कि जो आपके विद्युत वाहक बल है वो कहां पर होता है। तो दोस्तों ये आपको अच्छी तरह पता होगा कि विद्युत वाहक बल हमेशा किसी भी स्रोत के टर्मिनल पर होता है। कहां पर होता है, किसी भी स्रोत के टर्मिनल पर होता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आएगा आपके आगे दोस्तों, है ना, तो यहां पर आप क्लियर कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना, उसका उत्तर तुरंत दे देना। ठीक है, तो देखो किसी भी जो स्रोत होता है, यदि स्रोत पर आपके लोड लगा हुआ नहीं है, यदि किसी भी स्रोत पर लोड लगा हुआ नहीं है, उस कंडीशन में वहां पर जो वोल्ट होगा उसे बोलेंगे विद्युत वाहक बल। क्या बोलेंगे दोस्तों, विद्युत वाहक बल। यदि किसी भी स्रोत पर आपने लोड लगा दिया, लोड लगाने पर जो आपके वोल्टेज है ये कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। कौन सा कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। अब मेरे को कमेंट करके ये बताना दोस्तों कि यदि आपके टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बल वोल्टेज अलग अलग है या एक है, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, फिर मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। तो यहां पर केवल यह पूछा है कि विद्युत वाहक बल की शक्ति आरम होती है। तो विद्युत वाहक बल की शक्ति बिना लोड के है, यानी यहां पर किसी भी प्रकार का लोड नहीं लगाया, और ये आपके स्रोत है, स्रोत का मतलब ये अपन के बैटरी है, और बैटरी का ये अपन के पॉजिटिव है, और ये आपके
नेगेटिव है। तो सपोज करो यदि अपन के ये वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर के दो तार होते हैं, एक तार को सपोज करो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया और दूसरे तार को खुला छोड़ दिया, बताओ क्या ये वोल्टेज बताएगा? नहीं बताएगा। ठीक है, तो इसका मतलब धन से नहीं बताएगा, नहीं बताएगा ना धन से, ठीक है, यानी धन से किसी प्रकार की शक्ति इसमें नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा है धन और अनंत। अब सपोज करो अपन पृथ्वी जो होती है दोस्तों, पृथ्वी को अपन अनंत मानते हैं। सपोज करो एक तार मैंने यहाँ पर जोड़ दिया और दूसरा तार मैंने पृथ्वी पर अर्थ कर दिया, जानते हो, यानी कि एक तार तो मैंने प्लस पे जोड़ दिया और दूसरा तार जो है मैंने जमीन के अंदर गाड़ दिया। तो बताओ, कमेंट करके बताओ दोस्तों कि ये वोल्ट मीटर काम करेगा या नहीं करेगा? तो यहां पर आपके ये वोल्ट मीटर कार्य करेगा, लेकिन जो ये वोल्टेज बताएगा वो विद्युत वाहक बल ने बताकर ये बताएगा विभव। क्या बताएगा? विभव। और यहां पर विभव नहीं पूछा है, यहां पर क्या पूछ रहा है? वो विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। इसका मतलब ये वाला भी गलत है। ठीक है, तीसरा है धन व अन्न आवेश। तो धन व अन्न आवेश, अन्न आवेश कौन सा है भाई? नाम नहीं दिया, यदि नाम देता तो क्लियर था। इसका मतलब कोई सा भी आवेश, यानी यहां पर प्लस है और दूसरी आपके बैटरी है, ये भी प्लस माइनस। सपोज करो एक प्लस यहां का ले लिया, एक प्लस यहां का ले लिया, यहां पर वोल्ट मीटर लगा दिया, बताओ ये वोल्ट मीटर कार्य करेगा या नहीं करेगा? तो इस कंडीशन में भी कार्य नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये वाला भी गलत है। चौथा है धन आवेश व ऋण आवेश। तो इसका मतलब ये आपके धन आवेश है और ये आपके ऋण आवेश है, दोनों पर यदि वोल्ट मीटर लगा दिया तो बताओ वोल्ट मीटर कार्य करेगा या नहीं करेगा? तो कार्य करेगा। इसका मतलब विद्युत वाहक बल की शक्ति आपके आरंभ होती है। तो विद्युत वाहक बल की शक्ति किसी भी स्रोत के धन आवेश और ऋण आवेश दोनों से ही अपन के आरंभ होती है। तो ये था आपके चौथे नंबर, वो है ये वाला। ठीक है, ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपके आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता। आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता। तो दोस्तों आपको पता है कि आवेश की जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, यानी कि जब आवेश आपके अधिक होगा, आवेश आपके अधिक होगा तो उसकी तीव्रता भी अधिक होगी। और आवेश की तीव्रता, आवेश बराबर होता है I/D2, I/D2। आवेश बराबर होता है I/D2, यानी कि आवेश जो है वो करंट के तो समानुपाती होता है, यानी कि जितना आपके करंट दोगे आवेश उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन जैसे आपके दो, देखो ध्यान से देखना इस बात को, यानी कि जैसे आप करंट बढ़ाओगे आवेश ही बढ़ेगा, लेकिन उनकी दूरी के वर्ग, उनकी दूरी के वर्ग के विलोम होता है, उनकी दूरी के वर्ग के विलोम होता है, यानी उनकी दूरी का वर्ग यदि कम है तो आवेश होगा ज्यादा, आवेश होगा ज्यादा। यदि ये आपके ज्यादा है तो आवेश होगा कम। ध्यान से सुनना दोस्तों, आवेश जो है आपके वो करंट के समानुपाती और दूरी की वर्ग, दूरी का जो वर्ग है उसके विलोम अनुपाती होता है। यानी ये वाला यदि घटेगा तो ये वाला बढ़ेगा और ये वाला यदि बढ़ेगा तो ये वाला आपके घटेगा। तो यहां पर इस वाले की बढ़ने की बात बोल रही है। किसकी बात बोल रहे हैं? बढ़ने की बात बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये कब बढ़ेगा? जब दूरी का वर्ग कम होगा, जब दूरी का वर्ग कम होगा। अब यहां पर अपन विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है दूरी का बढ़ता, तो दूरी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां पर दूरी वर्ग होता तो यहां पर अपन कुछ सोचते, तो इसका मतलब ये वाला गलत। दूसरा है दूरी घन, तो वहां पर वर्ग है, घन तो है ही नहीं, तो ये वाला भी गलत। तीसरा है दूरी वर्ग से घटती, यानी कि दूरी वर्ग यदि घटती है, दूरी वर्ग यदि घटती है तो दूरी वर्ग होगी कम, तो आवेश क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा, तो इसका मतलब ये वाला आपके करेक्ट वाला है। समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर वोल्ट होता है। समविभव, समविभव। अब यहां पर देखो, मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन को गहराई से पढ़ोगे तो उसका ज्यादातर क्वेश्चन उसी में छुपा रहता है। और जब से ये निम्मी सिम्मी आई है ना दोस्तों, तो जब से यदि आपने रियल में माइंड का उपयोग कर लिया, जो आपके टेक्निकल में जो क्वेश्चन आते हैं, जो बिजली विभाग, जो JBBNL है आपके, ABBNL जो है आपके, उसमें जो राजस्थान की
बिजली बोर्ड है आपके, उसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो तकरीबन 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप अगर ढंग से आपने प्रश्न पढ़ लिया तो उस प्रश्न के सार्थक अर्थ निकलने पर ही उसका उत्तर निकल जाएगा। तो यहां पर आप पढ़ रहे हो कि समविभव पृष्ठ पर, यानी कि सपोज करो ये आपका एक समविभव पृष्ठ है, यहां पर वोल्टेज आपके समान है, यानी कि 230 वोल्टेज, यहां पर भी 230 वोल्टेज, यहां पर भी 230 वोल्टेज, क्योंकि समविभव, विभव का मतलब वही आपके विभव, जो विभव है यानी पृथ्वी से जुड़ रहा है, तो विभव का मतलब वोल्टेज, ठीक है। तो समविभव यानी कि यदि इस पृष्ठ पर सभी जगह पर, सभी बिंदु पर, यानी कि ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, सपोज करो इस पर 3 बिंदु है, तो तीनों बिंदुओं पर आपके वोल्टेज यदि समान है तो सभी बिंदुओं पर वोल्टेज आपके समान है, यानी समविभव पृष्ठ, यानी कि ये आपके 3 बिंदु है, इन 3 बिंदुओं पर वोल्टेज आपके समान है, सभी बिंदुओं पर वोल्टता होगी। तो भाई जब वो, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ यानी कि ये आपके एक पृष्ठ है और ये पृष्ठ कैसा है, समविभव, समविभव वाला है। समविभव का मतलब समान वोल्ट वाला है, तो समान वोल्ट वाला है, तो मान लीजिए एक आपके ये वाला पॉइंट, एक ये वाला बिंदु, एक ये वाला बिंदु, तीनों बिंदु है आपके पास। कितने बिंदु है आपके पास? तीनों बिंदु है आपके पास। तो जब इनमें सब में वोल्टेज समान है तो तीनों बिंदुओं पर भी वोल्टेज क्या होगी? तो श्योर है तीनों बिंदुओं पर भी वोल्टेज आपके समान ही होगी। नहीं बैठी समझ में? देखो मैं आपको अच्छी तरह एक बार और बता देता हूं, ठीक है दोस्तों। देखो सपोज करो भाई, अपन का क्वेश्चन कह रहा है कि समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, मैं आपको दोस्तों देखो, आप यदि रेगुलर मेरी क्लास लोगे, ऐसा कोई सा भी शब्द नहीं होगा जो शब्द आपको परेशान ही करेगा या परेशान होंगे आप, बिल्कुल, क्योंकि क्लास भी अपन की चल रही है रेगुलर, तो ध्यान रखना आप बिल्कुल क्लास यदि लोगे तो सारी की सारी चीज़ आपकी क्लियर होगी। और मैंने ये भी बता दिया दोस्तों कि ये टेक्निकल कोई हवा नहीं है, टेक्निकल कोई हवा नहीं है, टेक्निकल वो मज़ेदार चीज़ है कि यदि आपने माइंड लगा लिया ना तो ध्यान रखना इतना मज़ा आएगा कि इससे ज़्यादा मज़ा किसी सब्जेक्ट में आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो देखो यहां पर समविभव पृष्ठ, तो सपोज करो एक पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब क्या होता है दोस्तों? पृष्ठ का मतलब होता है कोई एक भाग। तो सपोज करो अपन इस वायर, ये आपके वायर है, ठीक है, इस वायर को अपन ने एक भाग मान लिया, पृष्ठ मान लिया। क्या मान लिया दोस्तों? पृष्ठ मान लिया। अब वो कह रहा है जब ये समविभव पृष्ठ है, समविभव का मतलब कि इसमें सारी चीज समान है, सारी चीज समान है। अब विभव है तो विभव का मतलब वोल्टेज होगा, तो यहां पर आपके वोल्टेज समान है। क्या है? वोल्टेज समान है। अब इसमें मैंने 3 बिंदु बना दिए। कितने बिंदु बना दिए? 3 बिंदु, यानी एक लोड मैंने यहां जोड़ दिया, दूसरा लोड मैंने यहां जोड़ दिया, तीसरा लोड मैंने यहां जोड़ दिया, यानी कि ये मैंने क्या बना दिए? ये बना दिए मैंने बिंदु, तो 3 बिंदु बना दिए मैंने। अब मैं ये कहूं कि इन प्रत्येक बिंदु पर वोल्टेज क्या होगी, तो भाई जब आपके सारे के सारे वायर में वोल्टेज समान है तो श्योर है इन बिंदुओं पर भी वोल्टेज आपके समान होगी। तो बैठ गया आपकी समझ में, यानी कि सारे के सारे बिंदुओं पर वोल्टेज आपके समान होगी। 7वें नंबर का है निम्न धाराओं में मानव के लिए खतरनाक होती है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, जो अपन के एग्जाम लेने वाला होता है तो बा मेरो साड़ो को नहीं और न आपको साड़ो, न बा कभी कभी ऐसा क्वेश्चन डालता है ताकि तुम्हारी जो खोपड़ी है वो थोड़ी घूमने के लिए मजबूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी ऐसे विकल्प डालता है जिससे तुम भ्रमित होने की संभावना ज्यादातर होती है। अब यहां पर आपने ये किताबी है, लेकिन इसमें आपके एक विकल्प ऐसा डालेगा वो जिससे आपका थोड़ा माइंड घुमाने की आवश्यकता पड़ेगी ही आपको। तो यहां पर देखो निम्न धाराओं में मानव के लिए खतरनाक है। अब आपने किताबों में जो पढ़ रखा होगा वो पढ़ रखा होगा कि 50 मिली एम्पियर की जो करंट होती है वो मानव के लिए खतरनाक है, और आप आंख बंद करके सीधा टेक दोगे कितना? 50 मिली एम्पियर। और जब आप आगे देखोगे तो आगे एक विकल्प और बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया 1 एम्पियर।
तो बताओ यदि 50 मिली एम्पियर है और एक आपके 1 एम्पियर है, एक तो आपके 50 मिली एम्पियर है और एक आपके 1 एम्पियर है, इन दोनों में से खतरनाक ज्यादा कौन सी है? तो खतरनाक आपके 1 एम्पियर ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये वाला विकल्प सही होगा। यदि ये विकल्प आपके ना दे तो सीधा आंख बंद करके 50 मिली एम्पियर पर ठोक देना, क्योंकि जैसे जैसे आपके आगे बढ़ेगी करंट वैसे वैसे आपकी खतरनाक होती चली जाएगी। तो यहां पर ये आपके क्लियर है। इसमें यदि आपके 50 मिली एम्पियर, अब 50 मिली एम्पियर के बजाय सपोज करो यहां पर आपके ये 30 की जगह पर आ जाएगा 70 मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा? 70 मिली एम्पियर। तो क्या 50 ही करोगे? नहीं, उस कंडीशन में आपको 70 मिली एम्पियर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे करंट आपकी आगे बढ़ेगी वो उतनी ही खतरनाक होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपकी समझ में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 8वें नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। किसी परिपथ में विद्युत विभव शून्य है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी? किसी परिपथ, अब सपोज करो देखो ये अपन क्या एक वायर हो गया, इस पर हो गया प्लस, ठीक है, ये अपन का दूसरा वायर है, ये है अपन के माइनस, ठीक है, और यहां पर अपन के एक लगा दी मैंने मोटर। क्या लगा दी दोस्तों? मोटर लगा दी, और मोटर में ये कर दिए मैंने कनेक्शन कर दिए। ये अपन का प्लस हो गया, ठीक है, ये अपन का माइनस हो गया। प्लस आ गया फेज, माइनस आ गया ऋण, तो इसको मान लेते हैं अपन P और इसको मान लेते हैं N। मान लिया, ये अपन के फेज और ये अपन के न्यूट्रल है। अब अपन ने मोटर को दे दिया, तो मोटर को दे दिया तो मोटर चलेगा। अब ये आपके जो है यहां पर जो है वोल्टेज आपके वो तो होगी विद्युत वाहक बल, ठीक है दोस्तों। और यहां पर यदि आपने वोल्टमीटर लगा दिया तो ये होगी विभवांतर। क्या होगी? विभवांतर। यदि इसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया, अर्थिंग कर दिया, इसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया, अर्थिंग कर दिया। सपोज करो एक तार मैंने ये लिया, कहां से लिया? ये वाला तार मैंने फेज से लिया, और एक तार मैंने यहां पर दे दिया, इसको मैंने वोल्टमीटर से जोड़ दिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपन के विभव। क्या हो जाएगा? ये अपन के विभव। अब ध्यान से देखना, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है किसी परिपथ में विद्युत विभव शून्य, यानी इस परिपथ में सपोज करो ये अपन के शून्य है, ये अपन के क्या है? ये अपन के शून्य है। इसका मतलब ये अर्थिंग आपके यहां से टूटी हुई है। सपोज करो ये अर्थिंग आपके यहां से टूटी हुई है, तो ये आपके शून्य है। तो वो पूछ रहा है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब विभवांतर। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या होता है? विभवांतर। तो यहां पर आपके वोल्टेज क्या होगी? सपोज करो विभव यदि शून्य है, विभव यहां पर शून्य हो गया ना शून्य, फिर भी आपकी मोटर चलेगी या नहीं चलेगी? तो मोटर आपकी चलेगी। ध्यान रखना, मोटर आपकी चलेगी, क्योंकि मोटर जो है वो विभव के कारण नहीं चल रही है, मोटर अपन की ईएमएफ और विभवांतर के कारण चल रही है, ठीक है। तो यहां पर विभव यदि शून्य हो गया तो विभवांतर का मतलब आपके वोल्टेज ड्रॉप। क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? तो दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप वह होगा जो आपकी मोटर लेगी, यानी कि शून्य नहीं हो सकता, ठीक है, निम्न नहीं हो सकता, ठीक है, अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। किससे अधिक होगा? विभव से आपके अधिक होगा। कोई दिक्कत दोस्तों? यहां पर बैठ गए आपके क्लियर। नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा है आपके 9वें नंबर का क्वेश्चन? 9वें नंबर का क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल और वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। विद्युत वाहक बल और वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो देखो विद्युत वाहक बल कहां पर होता है? कोई भी आपके टर्मिनल है, कोई भी आपके टर्मिनल है, सपोज करो ये प्लस है, ये माइनस है, यदि ये आपके लोड से जुड़े हुए नहीं है, यदि ये आपके लोड से जुड़े हुए नहीं है तो इसको बोलेंगे अपन विद्युत वाहक बल, ठीक है। और यदि ये लोड से जुड़ चुके हैं, यदि ये लोड से जुड़ चुके हैं तो उस कंडीशन में अपन इसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलेंगे दोस्तों?
टर्मिनल वोल्टेज। यदि लोड से जुड़ चुके हैं तो उसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, और यदि लोड से नहीं जुड़े तो इसको बोलेंगे विद्युत वाहक बल। अब यहाँ पर है वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, और वोल्टेज ड्रॉप कब होगा दोस्तों? तो वोल्टेज ड्रॉप जब होगा जब वहां पर लोड लगेगा। तो सपोज करो, अब यहाँ पर एक चीज देखना, विद्युत वाहक बल और वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, यानी कि विद्युत वाहक बल और वोल्टेज ड्रॉप में क्या अंतर होता है? विद्युत वाहक बल का मतलब है बी, ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है बीटी। बीटी यानी कि यदि टर्मिनल वोल्टेज पर लोड लगा दिया जाए तो वो तो बन जाएगा बीटी, और यदि लोड हटा दिया जाए तो वो रहेगा बी। तो अगर सपोज करो यहां पर आपके 230 वोल्टेज है, यानी विद्युत वाहक बल आपके 230 वोल्ट है, तो क्या वोल्टेज ड्रॉप भी 230 होगा? नहीं, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप आपके लोड पर निर्भर होता है, जबकि विद्युत वाहक बल का लोड से कोई भी संपर्क नहीं है। तो मुख्य रूप से जो होगा वो होगा इसमें लोड, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के जो विलोम है, एक दूसरे जो अलग है, वो लोड के कारण है, क्योंकि विद्युत वाहक बल का लोड से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो बिना लोड के मापा जाने वाला वोल्टेज है, जबकि वोल्टेज ड्रॉप हमेशा लोड के लगने पर मापा जाता है। तो ये हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होता है वोल्टेज ड्रॉप, और वोल्टेज ड्रॉप कम होने का जो मुख्य कारण है वो है लगा हुआ लोड। तो यहां पर इसका उत्तर होगा लोड। ठीक है दोस्तों, भिन्न धातु इलेक्ट्रॉन प्रवाह करती है, यानी कि यदि आपके पास दो भिन्न धातु है, सपोज करो एक है आपके पास तांबा और एक है आपके पास चांदी, ये दोनों आपकी दोनों की दोनों भिन्न धातु है, तो सीधी सी बात है ये अपन के तांबा हो गया, ये अपन के चांदी होगी, इन दोनों को यहां पर जोड़ दिया तो इन दोनों को जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा या नहीं होगा? तो दो भिन्न धातुओं को यदि जोड़ दिया जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कब होगा? तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चुंबकीय विद्युत के कारण होगा? नहीं, क्योंकि भाई इसमें सपोज करो मैंने विद्युत दे दी, तो यहां की विद्युत आपके यहां तक पहुंच जाएगी, आसानी से पहुंच जाएगी। तो इसमें जो आपके विद्युत इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न हुए, इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं, तो क्या वो चुंबकीय विद्युत के कारण चल रहे हैं? नहीं। दूसरा थर्मल विद्युत, तो यहां पर दोस्तों यदि दो भिन्न धातु को जोड़ दिया जाता है और दोनों भिन्न धातुओं को गर्म किया जाता है, यहां पर गर्म किया मैंने यहां पर और इधर भी मैंने गर्म किया, तो इसके इलेक्ट्रॉन चलकर आ जाएंगे यहां पर और इसके इलेक्ट्रॉन चलकर आ जाएंगे यहां पर। यह है आपके एक बिंदु, जहां पर दोनों जो धातु है अपन के, दोनों धातु को मैंने जोड़ा, तो जोड़ने पर यह वाला बिंदु है, तो यहां से आपके इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे। तो क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि दो भिन्न धातु इलेक्ट्रॉन प्रवाह करती है, तो दो भिन्न धातु हमेशा जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेगी जब उनको अपन गर्म करेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा थर्मल विद्युत। ठीक है दोस्तों, तो ये था, ध्यान से देखना दोस्तों। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, एक बंद परिपथ में बैटरी के दो टर्मिनल के बीच, यानी कि ये सपोज करो अपन के पास बैटरी है, ये अपन के पॉजिटिव है, ये अपन के नेगेटिव है, और यहां पर लगा दिया मैंने लोड। तो क्या कह रहा है, फिर मैं आपसे एक ही बार बार कह रहा हूं, एक ही बात। सबसे फर्स्ट बात दोस्तों, क्वेश्चन को गहराई से देखना, बस क्वेश्चन को गहराई से देखना। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि एक वीडियो मैं क्लियरली ऐसी बनाऊंगा कि उस वीडियो को देखने के बाद आप 100 में से 100% सीट आपको अपने आप बुलाएगी। सीट को आप नहीं बुलाओगे, सीट अपने आप बुलाएगी कि आ जाओ भाई तुम्हारा नंबर है। ठीक है, तो देखो, एक बंद परिपथ में बैटरी के दो टर्मिनल के बीच, यानी कि ये अपन का बंद परिपथ है, तो बैटरी के टर्मिनल के बीच, ये बैटरी के टर्मिनल है, इसके बीच क्या होगा दोस्तों? तो सीधी सी बात है, अगर लोड को हटा दिया जाए तो ये बन जाएगी विद्युत वाहक बल। ठीक है, यदि लोड को लगा दिया जाए तो ये बन जाएगी टर्मिनल वोल्ट। क्या बन जाएगी? टर्मिनल वोल्ट। यहां पर भी वोल्ट लगा दिया। ठीक है, देखो अब एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं, आगे भी आप क्लियर कर लेना। ठीक है, देखो ये आपके सपोज करो ये आपके प्लस है, ये आपके माइनस है। बिना लोड पर यदि यहां पर मैं वोल्ट मीटर लगा देता हूं तो यहां पर बताएगा ये विद्युत वाहक बल। क्या बताएगा? विद्युत वाहक बल। आगे सपोज करो मैं लोड लगा देता हूं तो यहां पर बताएगा ये
टर्मिनल वोल्टेज। क्या बताएगा दोस्तों? टर्मिनल वोल्टेज। और एक वोल्ट मीटर में यहाँ पर लगा देता हूँ तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा विभवांतर। क्या बताएगा? विभवांतर। यानी लोड के तुरंत बाद यदि वोल्ट मीटर लगा है वो बताएगा विभवांतर। यदि किसी भी स्रोत के पास यदि वोल्ट मीटर लगा है और लोड यदि लग रहा है तो वो बताएगा टर्मिनल वोल्टेज। और यदि लोड नहीं लग रहा किसी प्रकार का तो वो बताएगा विद्युत वाहक बल। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है, एक बंद परिपथ में बैटरी के दो टर्मिनल के बीच वोल्ट होगा तो विद्युत वाहक बल होगा? नहीं, क्योंकि भाई लोड लग रहा है तो इसका मतलब विद्युत वाहक बल तो हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं है। टर्मिनल वोल्टेज तो इसका मतलब आपके टर्मिनल वोल्टेज होगा। क्यों? वोल्टेज ड्रॉप आपके यहां पर होगा, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। और ये है चौथे नंबर का चार्ज, तो इससे तो अपन को कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका विकल्प होगा आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो कोई दिक्कत है दोस्तों? ये हो गए। 13वें नंबर का क्वेश्चन अपन का क्या कह रहा है कि कौन सी धातु के तापमान परिवर्तित होने पर प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता? देखो दोस्तों, जो आपके चालक होता है, चालकों का तापमान यदि बढ़ाया जाता है तो उनका जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध भी बढ़ता है। तापमान यदि घटाया जाता है तो प्रतिरोध भी घटता है। ये केवल किस पर लागू होता है? चालकों पर लागू होता है, अचालक और अर्धचालकों पर ये लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर बात यही कही गई है कि कौन सी धातु के तापमान परिवर्तित होने पर प्रतिरोध में परिवर्तित नहीं होता। तो यहाँ पर निकेल है आपके, तो निकेल एक धातु है, चालक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके तापमान यदि घटेगा बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध भी परिवर्तित होगा। दूसरा नाइक्रोम है, तो ये भी आपके धातु है, ये भी आपके चालक के रूप में है, तो ये भी इसका तापमान यदि घटेगा बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी परिवर्तित होगा। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी आपके चालक है, इसका भी तापमान यदि घटेगा बढ़ेगा तो आपके प्रतिरोध भी परिवर्तित होगा। लेकिन जो मैग्नीन है दोस्तों, मैग्नीन एक ऐसी धातु है जिसका तापमान घटाने बढ़ाने पर प्रतिरोध में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आपके इसका उत्तर होगा मैग्नीन। यानी मैग्नीन वह धातु है जिसका तापमान परिवर्तित करने पर उसके प्रतिरोध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। यह था आपके तापमान मापने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो तापमान मापने के लिए अब एक बात ध्यान से देखना दोस्तों, यदि अपन तापमान मापेंगे तो तापमान मापने के लिए जो अपन की धातुओं को गलाने वाली भट्टी होती है, जो बड़ी बड़ी भट्टियां होती है जिनके पास अपन नहीं जा सकते, वहां पर सपोज करो अपन कोई विद्युत का तार भेज दे या वहां पर अपन विद्युत भेज दे, तो विद्युत भेजोगे तो श्योर है कि वो वहां पर तापमान है तो वहां पर हीटिंग पैदा होगी, हीटिंग पैदा होगी तो वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पर विद्युत का उपयोग तो अपन कर ही नहीं सकते। तो वहां पर अपन एक ऐसी विद्युत का उपयोग करेंगे जिससे तापमान जो बढ़ेगा उससे वो विद्युत भी आपके बढ़ेगी। और थर्मल विद्युत जो है दोस्तों वो एक ऐसी विद्युत है कि तापमान के बढ़ने पर आपके विद्युत का मान बढ़ता है। क्योंकि थर्मल विद्युत क्या है दोस्तों? दो भिन्न धातुओं को जोड़कर और उनको जब अपन गर्म करते हैं तो उनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो इन दो जो आपके दो भिन्न धातु है, जैसे यहां पर आपके तांबा है और यहां पर आपके चांदी है, तो इन दोनों धातुओं को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद अपन ने उसको भट्टी के अंदर रख दिया। अब जैसे जैसे भट्टी का तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों की गति भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ेगी तो लगा हुआ जो तापमान मापी है वो आपके रीडिंग करेगा। जितना ज्यादा आपके तापमान होगा ये मीटर भी उतनी ही ज्यादा रीडिंग करेगा, जितना कम तापमान होगा उतना ही ये कम रीडिंग करेगा। तो बड़ी बड़ी जो आपके तापमान जो भट्टी होती है, बड़ी बड़ी जो आपके धातु गलाने की जो भट्टी होती है, उनमें तापमान को मापने के लिए थर्मल विद्युत का उपयोग किया जाता है। बैठ गई दोस्तों।
कौन सी आग मुख्य रूप से विद्युत उपकरण की आग है? ये क्वेश्चन को आप नोट कर लेना दोस्तों। ये 2015 जेबीबीएनएल की एग्जाम में पूछा गया था और इस पर बंदों ने ऑब्जेक्शन भी किया था। इस क्वेश्चन को अपने माइंड में फिक्स कर लेना दोस्तों। यानी कि ये आपके 2015 जेबीबीएनएल में पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो जेबीबीएनएल ने उत्तर माना था वो माना था सी। कौन सा उत्तर माना था? सी। लेकिन ऑब्जेक्शन के बाद इस क्वेश्चन को उसको करना पड़ा था डी, क्योंकि डी वर्ग की आग ही एक ऐसी आग है जो विद्युत उपकरणों में शामिल की जाती है। जबकि 2015 में पहले जेबीबीएनएल ने इस क्वेश्चन में वर्ग सी माना था। ऑब्जेक्शन के बाद इस क्वेश्चन पर प्लस पॉइंट मिला था और इस क्वेश्चन को आपके जो सही किया था वो किया था डी। ध्यान रख लेना, ये आपके 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर एक स्थिर विद्युत के विरुद्ध, यानी कि यहां पर ये ध्यान से देखना, स्थिर विद्युत के विरुद्ध आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरण करने वाला बल, यानी कि आपके स्थिर, अब यहां पर एक चीज नोट कर लेना, स्थिर विद्युत है ना। अब आपको ये चीज पता है कि स्थिर विद्युत को किसी भी बल के द्वारा केवल घर्षण के अलावा, यहां पर घर्षण कहीं भी विकल्प में नहीं है ना, यहां पर घर्षण विकल्प है, तो इसका मतलब स्थिर विद्युत आया है यहां पर तो घर्षण भी आना चाहिए, लेकिन घर्षण नहीं आया। इसका मतलब ये स्थिर विद्युत की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर एक शब्द ऐसा है विरुद्ध। विरुद्ध का मतलब स्थिर विद्युत के विपरीत, और स्थिर विद्युत के विपरीत कौन सी हो जाएगी अपन के? चल विद्युत। भाई ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने एक ही बात बता दिया दोस्तों, क्वेश्चन को यदि आप माइंडली ट्रैक करोगे, माइंडली देखोगे तो उसका उत्तर उसी में मिल जाएगा आपको। तो यहां पर देखो, एक स्थिर विद्युत के विरुद्ध, तो एक स्थिर विद्युत आपके ये है, इसके विरुद्ध कौन सी हो जाएगी? चल विद्युत। तो चल विद्युत में अब आगे अपन पढ़ते हैं, तो चल विद्युत में आवेश को यानी इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला बल कौन सा होगा? तो कमेंट करके बताओ दोस्तों कौन सा है, तो कमेंट करके आप बताओगे वोल्टेज। तो कोई दिक्कत है यहां पर? यह है आपके